नैब चाहे जितने भी दावे करती रहे कि वो फेस नहीं केस देखती है। हुकूमत जितना भी नैब की कार्रवाइयों का दिफा करे और कहे कि नैब एक आज़ाद इदारा है, नैब की कार्रवाइयों से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये सब दावे अपनी जगह, मगर एक के बाद एक अदालती फैसला नैब के किरदार, नैब की कारकर्दगी, नैब की साख और चेयरमैन नैब की तरफ से गिरफ्तारियों पर सवालात उठा रहा है। और अब जो फैसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से सामने आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने नैब की गिरफ्तारी के हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इसे बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त जमानत पर आज तफसीली फैसला जारी कर दिया। यह फैसला जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा है और इस पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के दस्तखत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ख्वाजा साद रफीक के केस में नैब के किरदार के हवाले से भी लिखा है। फैसले के मुताबिक कैसे कैसर अमीन बट को ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। अदालत लिखती है कि हमने ये बात नोट की है कि ख्वाजा साद रफीक के साथ शरीक मुल्जिम कैसर अमीन बट को 14 नवंबर 2018 को सक्खर से गिरफ्तार किया गया। फिर 19 नवंबर तक उसका रिमांड लिया गया। 20 नवंबर को कैसर बट ने चेयरमैन नैब से दरख्वास्त की कि वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है, जिसे 23 नवंबर को चेयरमैन नैब ने मंजूर कर लिया। जिसके बाद 26 नवंबर को कैसर बट ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। मगर फिर कैसर बट ने एक और दरख्वास्त जमा कराई कि मजिस्ट्रेट के सामने नामालूम वकला की मौजूदगी और प्राइवेट अफराद की वजह से वो मुकम्मल सच बयान नहीं दे सके। इसके बाद कैसर बट ने एक बार फिर से एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त। 4 दिसंबर को जब कैसर बट की रिमांड की मुद्दत मुकम्मल हो रही थी, नैब की तरफ से कैसर बट के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की गई कि मुल्जिम को चेयरमैन नैब के सामने मुआफ़ी के लिए पेश करना है। नैब ने दरख्वास्त में कैसर बट के साबिका बयान का जिक्र ही नहीं किया। फिर उसके बाद कैसर बट का तहरीरी बयान, जिस पर चेयरमैन नैब के भी दस्तखत थे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब ने मुआफ़ी की दरख्वास्त पर लिखा था कि अगर कैसर बट को मुआफ़ी दे दी गई तो मजीद शवाहिद मिलेंगे। इससे प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास मुल्जिम के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 2018 को नैब ने लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी कि मुल्जिम कैसर बट अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है। इस दरख्वास्त में मुल्जिम कैसर बट के साबिका बयान का जिक्र ही नहीं था। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसी कैसर बट को एक और बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त भी दे दी। मुल्जिम और शरीक मुल्जिम को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया, हालांकि ये मुल्जिमान का हक था। मुल्जिम का ये एतराफ़ी बयान कानून के मुताबिक नहीं। इस हवाले से आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा है कि ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ नैब के पास ठोस शवाहिद नहीं थे और कैसे उनके खिलाफ एक वादा माफ गवाह तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस तरह के एतराफ़ी बयानात के हवाले से आला अदालतों के माजी के फैसलों का हवाला भी दिया। अदालत ने मजीद लिखा कि कैसर बट को ये नहीं बताया गया कि इस बयान के बाद उसे नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दीगर मुल्जिमान को नोटिस जारी नहीं किए गए और उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी नहीं दिया गया। इस सूरत हाल में कैसर बट का एतराफ़ी बयान गैर मुतअल्लिक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजिस्ट्रेट के किरदार पर भी सवालात उठाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मुल्जिम को दोबारा नैब के हवाले कर दिया, जो कानून के खिलाफ है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि एक तरफ नैब ने अदालत से मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाज़त चाही और दूसरी तरफ मुल्जिम का रिमांड भी मांग लिया ताकि मुल्जिम पर दबाव बढ़ाया जा सके। आगे चल के अदालत ने मुल्जिम के एतराफ़ी बयान का जायज़ा लिया। अदालत के मुताबिक कैसर बट के एतराफ़ी बयान का ज़्यादातर हिस्सा गैर मुतालिका है। कैसर बट ने जो कुछ कहा, इस हवाले से कोई दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन यानी नैब भी कैसर बट के दावे के हक में एक गवाह भी पेश नहीं कर सकी। आगे चल के अदालत ने मजीद लिखा कि नैब ने इस बात को तस्लीम किया कि 8000 खरीदारों में से सिर्फ 68 अफराद की शिकायत नैब को मौसूल हुई। हालांकि स्कीम पर गुज़िश्ता 16 सालों से काम जारी था। इन 68 अफराद में से 62 अफराद ने बाद में नैब को बताया कि उनके मामला तो तय पा गए हैं और नैब ने उनके बयान हल्फी हमारे सामने पेश भी किए। इस सूरत हाल में ये करप्शन का केस कैसे बनता है? अदालत ने सवाल उठाया कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पैरागॉन सिटी स्कीम के लिए 7002 केनाल ज़मीन की मंजूरी 2005 में दी गई। हालांकि कंपनी के पास सिर्फ 1085 केनाल ज़मीन थी और बाकी ज़मीन के लिए कागजात में जालसाजी की गई, मगर इस इल्ज़ाम के हवाले से नैब ने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। आगे चल के अदालत ने अपने फैसले में नैब के रेफरेंस के हवाले से लिखा
कि नैब ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ अपने रेफरेंस में मुलजिम और कंपनी के दरमियान दो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स का इल्ज़ाम लगाया है। एक इल्ज़ाम ज़मीन की मुंतकली से मुताल्लिक है और दूसरा इल्ज़ाम बगैर अदायगी के 20 प्लॉटों पर कब्जे से मुताल्लिक है। मगर रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि प्लॉटों की मुकम्मल अदायगी की गई और ये अदायगी पैरागॉन कंपनी की तरफ से नहीं की गई, मगर नैब ने हमें जो समरी पेश की उसमें अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और कहा कि 20 प्लॉटों के बदले में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कंपनी से 32 केनाल और 8 मरले की ज़मीन ली। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स नहीं थी बल्कि एक ही ट्रांजेक्शन्स थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ये बातें नैब को पता थी, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर जब नैब ने दरख्वास्त गुजारों को तलब किया तो उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये सब कुछ बता दिया था और इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात भी फराहम कर दी थी। नैब ने इस ट्रांजेक्शन के हवाले से कोई सवाल भी नहीं उठाया। नैब के पास इस हवाले से तमाम तफसीलात भी मौजूद थी, मगर इसके बावजूद नैब हमारे सामने ऐसा कोई शवाहिद नहीं ला सका जिससे पता चलता हो कि ज़मीनों की यह मुंतकली गैर कानूनी थी। जब मुंतकली दो प्राइवेट अफराद और कंपनियों के दरमियान हो और उसमें हुकूमत का कोई किरदार ना हो तो ये मामला नैब का नहीं बनता। आगे चलकर अदालत ने मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर यानी ख्वाजा बरादरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कंपनी से 62 लाख और 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए, मगर इस हवाले से दरख्वास्त गुजार ने नैब को मुकम्मल तफसीलात फराहम की, कंपनी के साथ अपने मुआहदे और ट्रांजेक्शन की तफसीलात भी दी। फिर जब प्रोसिक्यूशन यानी नैब के पास कोई सवाल बाकी नहीं रहा और ऐसी कोई बात नहीं बची जिस पर वो एतराज़ कर सके, तो फिर नैब ने पहले से पूछे गए सवालात दोहराना शुरू कर दिए और मुल्जिमान को नोटिस के जरिए गैर मुतालिका सवालात पूछना शुरू कर दिए। ना तो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट ने, ना ही रेफरेंस ने और ना ही नैब के वकील ने हमारे सामने इस ट्रांजेक्शन के हवाले से किसी कानूनी गलती की निशानदही की। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह वाज़ेह नहीं कि क्या वजह थी कि नैब को इस केस में एक्शन में आना पड़ा। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अब तक ये मामला पुरअसरार है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने नैब को इस केस पर एक्शन लेने पर जोर दिया। ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पर कैसर अमीन भट्ट ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो नैब से कहा, इसके अलावा नैब के पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो दरख्वास्त गुजारों को यानी ख्वाजा बरादरान का कंपनी के मामलात पर कंट्रोल जाहिर करती हो। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के हवाले से फैसले में मजीद लिखा कि वह तमाम इल्ज़ाम जो दरख्वास्त गुजारों के प्राइवेट अफराद या कंपनियों के साथ तिजारती ट्रांजेक्शन्स तक महदूद हैं, उनकी नोयत और नताइज का कोई मनफी असर अवाम और हुकूमती मफादात पर नहीं। ये मामला एक कंपनी और फर्द के दरमियान एक सिविल तनाज़ा का मामला है जो सिविल अदालतों के सामने ज़ेर समाअत है। नैब ने इन चीज़ों को लेकर रेफरेंस का हिस्सा बना दिया और जाहिर किया कि यह ज़मीनों के गैर कानूनी कब्ज़ों का केस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस नुक्ते के बाद मजीद लिखा गया कि यह मुल्क हमें एक वाज़े विजन के साथ बहुत सी कोशिशों के बाद मिला है। इस मुल्क का हुसूल का अज़म एक आज़ाद जमहूरी रियासत का था जिसमें आज़ादी, बराबरी और समाजी इंसाफ की बुलंदी पर जोर दिया गया था। इस विजन को अपनी शक्ल 1973 के आइन से मिली, जिसे हमने बहुत सी गलत फहमियों और नाकामियों के बाद हासिल किया। इस आइन का आर्टिकल 4 कहता है कि कानून का तहफ़्फ़ुज़ और कानून के साथ बर्ताव हर शहरी का वो हक है जिसे छीना नहीं जा सकता। और आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता और इंसान के वक़ार के हक को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि उसकी खिलाफवर्जी नहीं हो सकती। इंसानी ज़िंदगी और आज़ादी के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई मुल्की और गैर मुल्की मकबूल फैसलों का हवाला भी दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि बदकिस्मती की बात है कि आज़ादी के 72 साल बाद और आइन मिलने के 47 साल बाद भी हम आइन में मौजूद तय करदा आइडियल्स का एहसास करने के काबिल नहीं हुए। हम बुनियादी तजवीज़ों और अहकामात को अपनाने में भी नाकाम हुए। इस मुल्क के शहरियों को आइन में मौजूद गारंटी शुदा हकूक़ से भी हमने महरूम रखा। बराबरी के उसूल, शफाफियत और जमहूरी इक़दारों की खिलाफ वर्जी मुकम्मल छूट के साथ की गई और खुद पसंदी, खुद तशहीरी, धोखादही, जानिबदारी और तासुब ने हमारे माशरे को डुबो दिया है और कानून की हुक्मरानी को ताकत के साथ रोन दिया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर और इख्तियारात के निचली सतह तक रसाई की तौहीन के साथ रोन दिया गया और आज हम इस नहज पर हैं और पहुँचे क्योंकि ज़्यादातर गैर जमहूरी फोर्सेज गैर आइनी तौर पर मुदाखलत और जोड़ तोड़ करती रही। ताकत की हविस, कब्जा करने और हुक्मरानी की ख्वाहिश, खुद को अहम और ताकतवर जाहिर करने की दौड़ से मुजव्वज़ा दायरा कार की खिलाफ वर्जी हुई और गवर्नेंस में पॉलिटिकल स्पेस को सरेंडर किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट में ग्रास रूट तर्जुमानी की नफ़ी है और जमहूरियत की असल रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि मौजूदा केस बुनियादी हुकूक को रोंदने की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें आज़ादी से गैर कानूनी तौर पर महरूम रखा गया, इंसानी वक़ार को नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे केस में नैब के कंडक्ट से पता चलता है कि नैब ने वाज़े तौर पर कानून, इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। इसमें कोई शक नहीं
कि लूट मार को रोकना, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ना एक मुकद्दस काम है, मगर इसके लिए जो तरीका कार और अमल होगा उसके पैरामीटर्स का तयन कानून के मैंडेट से होगा, कानून की तौहीन से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जैसे कि पहले कहा गया कि जिस बुनियाद पर चेयरमैन नैब ने इस मामले को आगे बढ़ाया वो बुनियाद क्या थी अब तक पता नहीं चल सका। अगर बुनियाद वो मुबैना शिकायत थी जो लोगों ने की तो हमें यह नहीं दिखाया गया कि इन शिकायत में इल्ज़ाम क्या था। और ये बात भी अहम है कि आखिर नैब चेयरमैन के सामने ऐसी क्या मालूमात रखी गई, ऐसा क्या मवाद रखा गया जिसने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कंपनी का कंडक्ट नैब के ऑर्डिनेंस के तहत काबिल कार्रवाई जुर्म है। नैब के पास ऐसा कुछ नहीं जो दरख्वास्त गुजारों को कंपनी के साथ जोड़ता हो। जो ट्रांजैक्शंस दरख्वास्त गुजारों और कंपनी के दरमियान हुई, नैब उनमें किसी गैर कानूनी चीज़ की निशानदही करने में नाकाम हुआ। जैसे कि पहले कहा गया कि दो फरीकों के जिस तनाज़े को ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे के तौर पर पेश किया गया वो एक सिविल और कमर्शियल मामला है, उन्हें रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ज़ाहिरी तौर पर दरख्वास्त गुजार ऐसे किसी जुर्म में मुलविस नहीं पाए गए जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत काबिल गिरफ्त हो। इस कार्रवाई के आगाज़ की नीयत, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और 15 महीने तक उन्हें कैद में रखना नैब ऑर्डिनेंस से मुदाफ़कत नहीं रखता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक संगीन मसले की निशानदही की और अपने फैसले में लिखा कि जब से पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया है हम एक कानून से दूसरे कानून की तरफ गए जिसमें बाज़ वक्तों में खामियां भी पाई गई, जिससे हमारे सियासतदानों और अवामी ओहदेदारों को रोका गया, नाअहल किया गया या उनका ट्रायल किया गया। 18 नवंबर को एहतसाब ऑर्डिनेंस 1996 नाफिज हुआ जिसने पुराने ऑर्डिनेंस को मनसूख किया, फिर ऑर्डिनेंस में तरामीम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जिस तरीके से इन कवानीन का इस्तेमाल किया गया इसने मुल्क के सियासी ढांचे में कोई बेहतरी लाने और सरबराहों को शफाफ रखने के बजाय नुकसान पहुँचाया, क्योंकि इन कवानीन की फ्रेमिंग और निफाज ही बदनीयती के साथ की गई ताकि आर्म ट्विस्टिंग की जाए, सियासी मुखालिफिन को प्रेशराइज किया जाए ताकि उनसे बात मनवाई जा सके या उन्हें आर्जी तौर पर ही सही सियासी मंजरनामे से हटाया जा सके। ये कवानीन सियासी वफादारियाँ बदलने के टूल के तौर पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए गए ताकि सियासी जमातों को तकसीम किया जाए, छोटे कद के लोगों को सिलेक्ट किया जाए, उनकी परवरिश की गई, उनकी तशहीर की गई और फिर उन्हें अहमियत देकर ताकत के दरवाज़ों तक लाया गया। बदनाम ज़माना और मुजरिमाना लोगों को मुसल्लत किया गया ताकि वो हम पर हुक्मरानी करें और वो जो लोग अमवात का बाइस बने, जिन्होंने तबाही की, मुआशरे को अफरा तफरी की तरफ धकेला, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उनकी माली इमदाद की गई, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनकी कसीदा ख्वानी करवाई गई, जिसकी वजह से उन्हें इतना ताकतवर बना दिया गया कि उन्होंने अपने ही बनाने वालों को निगलना शुरू कर दिया। अदालत लिखती है कि इसी दौरान करप्शन, मिसकंडक्ट और गवर्नेंस में बदनुमानी इस हद तक बढ़ती गई कि वो हर तरफ फैलती चली गई। कोई भी रियासती इदारा इस दलदल से पाक नहीं रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस मुशर्रफ के दौर में नाफिज हुआ जिसने पुराने एहतसाब एक्ट को मनसूख किया। नैब ऑर्डिनेंस अपने जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया था। बड़े पैमाने पर तासुर है कि जो ताकत में होते हैं नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़े तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसकी अपनी इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाबगियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है और ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इल्तवा रहती हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, महारत नहीं है। इसलिए नैब केसेस का जो कन्विक्शन रेट है वो गैर मामूली तौर पर कम है। ये चीज़ें कौमी मफाद की खिदमत नहीं कर रही बल्कि मुल्क और मुआशरे को नुकसान पहुँचा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदेही की थी और बता दिया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई, यानी मुल्क से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपीय कमीशन ने नैब की एकतरफा कंडक्ट की निशानदेही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे ज़्यादा मज़ीद खुद मुख्तारी देकर इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था
कि पाकिस्तान में आज़ादी तेज़ी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे टूल का है जिससे इख्तलाफ को दबाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब को इन कानूनी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये बताती हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिलने वाली ताकत की कुछ हदूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि किसी शख्स को गिरफ्तार करना संगीन मामला है। ताकत का मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदा नताइज हैं, जिसकी वजह से इस इख्तियार को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए ना सिर्फ ठोस शवाहिद होने चाहिए जो इस शख्स को जुर्म के साथ जोड़ते हों, बल्कि ये बात भी जाहिर करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के इख्तियार को एक ऐसे टूल के तौर पर नहीं देना चाहिए ताकि जुल्म किया जाए, हिरासानी की जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा कि वो केसेस जो इंसानी आज़ादी से मुताल्लिक हैं उनसे डील करते हुए हमें बुनियादी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये कहती है कि एक शख्स उस वक्त तक मासूम है जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, और क्रिमिनल केसेस में सबूत प्रोसिक्यूशन पर है, बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पर है और जुर्म साबित करना भी प्रोसिक्यूशन का काम है। इस उसूल का मकसद ये है कि किसी बेकसूर को सज़ा होना किसी गुनहगार के छूटने से ज़्यादा संगीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और उसे किसी सूरत मजरूह नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। वो हक इंसानी वक़ार का हक है और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्जिमान की बल्कि उनके ख़ानदान की, उन लोगों की जो इन मुल्जिमान से जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज की मीडिया के दौर में किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना एक क़यास आराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। और अदालत लिखती है कि अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है, उसे अपने दिफा का मौका नहीं दिया जाता और इस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम ख़ानदान के अफराद पर आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। अदालत ने फैसले के नुक्ता नंबर 80 में लिखा है कि जब इस सवाल का सामना हो कि मुल्जिम को ज़मानत दी जाए या नहीं, तो फिर यह बात जहन में रखनी चाहिए कि ज़मानत का मकसद यह है कि मुल्जिम के ट्रायल में हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। इसका मकसद सज़ा या एहतियात नहीं, किसी शख्स को गिरफ्तार करना और इससे आज़ादी छीनने के सज़ा के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता, ख़ासतौर पर इस वक्त जब मुल्जिम के ट्रायल पर हाज़िरी को यकीनी बनाने के मुतबादिल रास्ते मौजूद हों। तमाम मुहज़्ज़िब मुआशरे इस उसूल को तस्लीम करते हैं कि सज़ा सिर्फ अदालती फ़ैसले के बाद ही हो सकती है। जब तक ट्रायल के बाद मुल्जिम को सज़ा नहीं हो जाती वो बेगुनाह ही समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह कह चुकी है कि मुल्क के बेहतर मफाद का तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में हो सकता है जब एग्जीक्यूटिव और अदलिया अपना किरदार कानून के मुताबिक अदा करें। रियासती इदारों को उस वक्त एहसास होना चाहिए जब बुनियादी हुकूक की बात हो, जब किसी की आज़ादी का मामला हो तो जजेस को अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का एहसास करते हुए मामला हसास नौइयत का है और अथॉरिटीज़ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की बेअदबी करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में गिरफ्तारियों के हवाले से मज़ीद लिखा कि जब मामला किसी शख्स की आज़ादी और उसकी साख का हो तो अदालत को चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन के केस का सख्ती से जायज़ा ले, क्योंकि अमेरिका के अजीम चीफ जस्टिस जॉन मार्शल का कहना था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आइन की वजाहत कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ख्वाजा साद रफ़ीक़ की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर की। ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि नैब की किरदार और साख के हवाले से बहुत से कानूनी सवालात उठते रहे हैं। माहिर कानून और साबिक़ अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, कादिर साहब बहुत शुक्रिया, आप वैसे ही केसेस के हवाले से, इस जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से सवालात उठाते रहे थे। आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फैसला है जिसपे कि पूरी तरह से आर्टिकल 190 को बुरुए कार लाना चाहिए और आर्टिकल 190 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं और पाकिस्तान की तमाम जुडिशल अथॉरिटीज़ जो हैं वो पेशरफ्त करेंगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत, यानी they shall act in aid of the Supreme Court, in furtherance of the Supreme Court's order। और यही बात आर्टिकल 190 में है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, तमाम जुडिशल अथॉरिटीज़ जो हैं उस तरफ पेशरफ्त करेंगी। और इस फैसले से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है और उसकी पूरी उन्होंने हिस्ट्री ट्रेस किया कि किस तरह एहतसाब के कवानीन आए और किस तरह से रिपील हुए और किस तरह से इस तरफ इशारा मिलता है कि सियासत
को रेगुलेट किया गया और जो लिबर्टीज हैं, जो फ्रीडम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, वो किस तरह से वायलेट हुए, तो वो बहुत खूबसूरती से इस जजमेंट में तमाम चीज़ें समाप्त की हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, ये आप हरगिज़ प्रोसिक्यूशन को नहीं देंगे, ये आप एक्यूज को देंगे, और ये मुसल्लमा असूल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का। यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये पिक एंड चूज किया जाता था और फिर चंद अशखास के खिलाफ केस बना दिए जाते थे, और वो एक हैफहजर्ड तरीके से गुंजल डाल दिए, बीच में एक आधा अप्रूवर इंट्रोड्यूस कर दिया, और अप्रूवर की अगर स्टेटमेंट को आप लेट अलोन देखें तो उसकी कहीं से भी इंडिपेंडेंट एविडेंस से corroboration नहीं होती थी। लेकिन चूंकि अप्रूवर की टेस्टिमनी पर कन्विक्शन भी बेस की जा सकती है, अप्रूवर जो है कॉम्पिटेंट विटनेस भी है, तो उस बेसिस पे बेगुनाह लोग जो थे वो फंसा दिए जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब की जजमेंट है, इस तरफ बड़े वाज़ेह इशारे दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इवन कोर्ट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एडमॉनिश किया और कहा कि हाई कोर्ट के जज साहबान या दूसरी अदालतें जो है वो इस चीज़ को देखें और पूरी तरह से बारीक बीनी से देखें कि किसी के खिलाफ अगर कोई केस नहीं बनता या किसी को अगर अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसकी तफ्शीश में भी वो दरकार नहीं है, तो फिर खाम खा लोगों को अरेस्ट ना किया जाए, उनकी लिबर्टीज कर्टेल ना की जाए। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जजमेंट इन्होंने दी है। नसब, और जरा तफसील से ये जजमेंट लिखी है। हमने तर्जुमान नैब को आज प्रोग्राम में दावत दी इस जजमेंट के ऊपर, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया हमारा। मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वन साइडेड एहतसाब का सवाल इसमें उठाया गया है, सिर्फ एक ओपोजिशन की गिरफ्तारियों का सवाल उठाया गया है। आप समझते हैं कि खुद चेयरमैन नैब ने अपने कंडक्ट से इस बात को साबित किया है? वो बयान देते हैं, कोई नज़र आता है कि अखबारात में छपा या तकरीर करते हैं और फिर उसके बाद अमल नहीं होता, केसेस सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ बन रहे होते हैं, तो और जिस तरीके से फिर गिरफ्तारियां होती हैं, अदालत के फैसले मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद वो इस तरीके से ऐसा लगता है अपना ब्लैंकेट इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद साबिक जज हैं, उसके बावजूद उनके कंडक्ट पर सवाल उठना, सियासी इंजीनियरिंग का सवाल उठना, उनका अपना बड़ा किरदार है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल उठाया चेयरमैन नैब का। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तासुर बिल्कुल ऐसा ही उभर रहा है कि जैसे एहतसाब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ये लफ्ज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी ये वाज़े तौर पे इस्तेमाल किए हैं, और इसीलिए ये फैसला आया भी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो एक एहतसाब का तरीक़ाकार बन गया है, जिससे कि हम करप्शन को तो नहीं ख़त्म कर पा रहे, लेकिन हम पाकिस्तान की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है, इसके बाद मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब जो है वो ज्यादा इस चीज को गौर से देखेंगे, और ये जो आपने पॉइंट आउट की हैं चीजें, जो बजायर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी पॉइंट आउट की आउटराइट नैब की ये सारी कोताहियां, तो इस फैसले के बाद मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि चेयरमैन नैब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। सब एक तरफ जरा चेयरमैन नैब का एक कंडक्ट है जिसमें इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है कि जो अपोजिशन है उसको किस तरह गिरफ्तार करते हैं, हुकूमत के केसेस के हवाले से उनका जो मामला है उस पर सवालात उठाए गए, मगर साथ में जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें भी एक इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुख्तलिफ जमानती फैसले दिए हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि किसी की आज़ादी कितनी अहम है, किस तरीके से उसे नहीं उसके राइट से महरूम किया जा सकता, इस तरीके से गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ हमें नजर आया मीर शकील रहमान के केस में कि जिस बेंच ने पहली उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, उसके बाद बेंच टूटते रहे वही बेंच दोबारा बना, फिर उन्होंने दरख्वास्त जमानत उनकी दोबारा भी मुस्तरद की। तो एक कंसिस्टेंसी जूरिस्प्रूडेंस में आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ फैसलों को अगर देखें? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में अभी भी क्योस है, वो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक संगे मील साबित होगा इस जूरिस्प्रूडेंस के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लेकिन हर कैफ मैं ये चीज़ बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का भी क्योस है, और मैंने तो बहुत सारे फैसलों का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि उनकी जो इनकंसिस्टेंसीज हैं उस पर लार्जर बेंचेस बनने चाहिए, और वो तमाम फैसले जो हैं वो रिविजिट होने चाहिए, ताकि इसमें जो फैसले हैं
हमारी आला अदालतों के, उसमें एक यकसानियत पैदा हो और वो मशले राह बन सके हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज की। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद